पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 6 और इसमें हम 4 चैप्टर्स को लेंगे, जैसे चैप्टर 21, 22, 23 और 24। चैप्टर 21 है खाना खिलाना और इसमें हम बात करेंगे गुरुद्वारे की लंगर की। चैप्टर 22 में दुनिया मेरे घर में, इसमें हम कुछ संवेदनशील मुद्दों की बात करेंगे जैसे कि भेदभाव, छुआछूत और साथ ही हम बात करेंगे बाल यौन शोषण की। इसके साथ चैप्टर 23 है पोचमपल्ली, जहां हम बात करेंगे तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ियों की जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और इन पर कैसे संकट आ चुका है इसकी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे चैप्टर 24 में दूर देश की बात, जिसमें हम बात करेंगे अबू धाबी की और साथ ही केरल से किस तरह अलग है अबू धाबी। तो आइए चलते हैं हम इन सबसे पहले चैप्टर 21 में खाना खिलाना। चैप्टर 21 में खाना खिलाना में हमें बात करनी है जो 4 पॉइंट्स की। उसमें सबसे पहला पॉइंट है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा सिखों का पूजन स्थल है जहां सिख अपनी पूजा करते हैं और जैसे हम अपनी पूजा बोल रहे हैं ना, वैसे ही वहां पर पूजा को कहा जाता है अरदास। अरदास का अर्थ होता है प्रार्थना करना। यहाँ पर सबसे जो प्रसाद, जैसे हमारे यहाँ जो प्रसाद मिलता है वैसे ही यहाँ पर प्रसाद मिलता है कड़ाह प्रसाद। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो क्या मिलता है, और मन भोग मिलता है ना, वैसे ही यहाँ मिलता है कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद आटे और घी का, ढेर सारे घी और आटे का मिलाकर बनाते हैं हलवा, और यही हलवा कहलाता है कड़ाह प्रसाद। और यहाँ होते हैं लंगर। लंगर का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं खाना और खिलाते हैं, उसे कहा जाता है लंगर। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हमें बात करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं गुरुद्वारे की। तो जो सबसे फेमस गुरुद्वारा है वह है स्वर्ण मंदिर। अब हम गुरुद्वारे में चल रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप सर पर कुछ रख लीजिए, मतलब अपना सर ढक लीजिए, क्योंकि गुरुद्वारे में बिना सर ढके अंदर नहीं जा सकते। तो हम चल रहे हैं गुरुद्वारे, चलिए चलते हैं। यह है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का काफी पुराना और काफी फेमस मंदिर है यह, और गुरुद्वारा है, मंदिर नहीं गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र ग्रंथ है सिखों का और यहाँ उन्हीं की पूजा की जाती है। और यह पूजा यह होती है कि जो उसमें लिखे गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं उस पुस्तक के माध्यम से, गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से, उसी के आधार पर हम अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, इससे ये प्रार्थना की जाती है वहां पर। और ये है लंगर का दृश्य जहाँ सब मिलके बनाते हैं और खाते हैं, हर सब कुछ लंगर में बनता है वहां पर। और ये देखिए लंगर का दृश्य। सब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई छुआछूत नहीं होती। यहाँ पर सभी लोग एक समान हैं, जो कि बाकी मंदिरों में या हर जगह देखने को नहीं मिलता। यह गुरुद्वारे की सबसे खास बात होती है कि यहाँ माना जाता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, जो हमारे संविधान के अनुसार भी सच है। और अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 22 दुनिया मेरे घर में। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है नोक झोंक, जो हर घर की खास बात है। और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भाई बहन में अगर होती हैं तो टीवी के रिमोट के लिए, और बहनों में भी होता है तो टीवी के रिमोट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक भी वही लिया गया है कि टीवी का रिमोट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है घर में लड़ाइयाँ करवाने के लिए। फिर आखिर में चलती उसी की है जिसके पापा साथ देते हैं। और कई बार पापा को भी अपना फेवरेट सीरियल आ रहा होता है। सीरियल तो पापा देखते नहीं है, पापा लोग क्या देखते हैं, न्यूज़ देखेंगे, मैच देखेंगे। तो जब मैच आ रहा होता है तो बाकी सबके लिए टीवी बंद हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल चलता है, वो न्यूज़ और मैच वाला। ठीक, तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो घर में जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर में जो सबसे ज़्यादा मतलब जो कमाता है या जो सबसे बड़ा है, जो सबसे जिम्मेदार है, टीवी का रिमोट उसके हाथ में, घर का कंट्रोल उसके हाथ में। अगला है, सेकंड टॉपिक है अलग नियम क्यों। तो इसमें बात कही जाती है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। यह देखिए घर से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि हम समान नहीं हैं, लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं,
हम उनके बराबर नहीं हैं, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं हैं, जो कि गलत है। हमें लड़कियों और लड़कों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अंतर बचपन से ही लड़कियों के मस्तिष्क में और लड़कों के मस्तिष्क में डाल दिया जाता है। जैसे अगर एक लड़का रात के 8 बजे भी खेल के आ रहा है तो उसके लिए उतनी डांट नहीं पड़ती, उसको बस पूछा जाता है कि इतनी देर तक तुम क्यों थे। जबकि वही अगर लड़की शाम के 6 बजे भी अगर घर से बाहर है तो उस पर ढेर सारी डांट की बौछार कर दी जाती है, तुम बाहर क्यों थी, तुम्हें नहीं रहना चाहिए, तुम अंदर आओ, तुम लड़की हो, वगैरह वगैरह, घर के काम सीखो क्योंकि तुम लड़की हो। तो सारी चीजें लड़कियों को यह एहसास, देखिए काम तो काम है, सबको सीखना चाहिए, लेकिन लड़कियों को यह एहसास दिला के सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, जो कि गलत है। तो यहाँ पर लड़कियों के आत्मविश्वास को बचपन से ही रौंद दिया जाता है, एक तरह से यही कहा जाएगा। इस टॉपिक है। और अगला है पीलू मामी की ईमानदारी। तो देखिए, जैसे बच्चों को अगर कहा जाए कि तुम ईमानदार बनो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब हम उसी को करके दिखाते हैं, हम खुद अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो कोई भी काम बच्चे को अगर सिखाना है तो हमें खुद उसे करके दिखाना होगा, तब उसे वह बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यही कहा गया है इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है छुआछूत। हमारी दादी बाबा ये लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मानते हैं छुआछूत को। सामने वाले के घर नहीं जाना है, उसके घर पे नहीं जाना है, उसके घर खाना नहीं है, उसके बर्तन में नहीं खाना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगर वो हमारे घर आ रहा है तो हमें उसके लिए अलग बर्तन होना चाहिए, अलग गिलास में पानी देना चाहिए। ये सब कहलाती है छुआछूत, जो हमारे संविधान में गलत ठहराया गया है, यह गैर कानूनन है। साथ ही ये जुर्म भी है कि किसी के साथ आप छुआछूत की भावना रखते हैं। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में एक छोटे से बच्चे के माध्यम से बताया गया है कि हमें छुआछूत की भावना नहीं रखनी चाहिए। अब हम बात करें छुआछूत की, तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने संविधान में, और क्या कहता है हमारा संविधान इसके बारे में। तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है ना, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बात की गई है हमारे अधिकारों की, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। इसे कहा जाता है समता का अधिकार। 14 से 18 तो जो है वो है समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में जो 14वां अनुच्छेद है ना, उसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में सभी समान हैं, कोई भी हो। उसके साथ ही जब 15वें की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किस किस बेस पर हम किसी को विभेद नहीं कर सकते। देखिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम अलग नहीं ठहरा सकते, सभी समान हैं। धर्म के आधार पर किसी का कोई भी धर्म हो, वह कानून की नजरों में समान है। कोई भी जाति हो, कानून की नजरों में वह समान है, समाज में वह समान स्थान पाने के योग्य है। कोई भी उसका लिंग हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, वह समाज में उचित स्थान पाने के योग्य है। कहीं भी उसका जन्म स्थान हुआ हो, जन्म उसका कहीं भी हो, वह हमारे समाज में उचित स्थान पाने के योग्य है। ऐसा संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 कहता है कि नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए, यानी कोई भी अगर रोजगार सरकार दे रही है, सरकार अगर कोई भी रोजगार दे रही है तो वह रोजगार सबके लिए, उसमें अवसर की समानता हो। अब बात आती है थोड़ी सी आरक्षण की। जो लोग समान नहीं है, जैसे लड़कियों का, या फिर अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी का, तो ये लोग जो हैं, इनको हमें समता का अधिकार अभी नहीं मिल पाया है। तो वे लोग बाकी लोगों के समान हो सके, इसलिए उनको आरक्षण की सुविधा दी जाती है, ताकि वे भी सबके बराबर हो सके। ताकि जब सबके बराबर हो जाएंगे तभी तो समता का अधिकार दिया जा सकेगा, इसलिए आरक्षण आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए। अब आ जाती है अनुच्छेद 17 की बात। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, मतलब किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत आप नहीं कर सकते, इसका अंत होना चाहिए, कानूनन अपराध है। इसके साथ ही 18वें में बात की गई है, अनुच्छेद 18 में, कि उपाधियों का अंत हो जाना चाहिए। मतलब कोई भी किसी को उपाधि नहीं मिलती है जो उसका, जैसे कि पहले उपाधि मिलती थी सर या कोई भी उपाधि है, तो अब वह कोई भी उपाधियां ऐसी नहीं मिलेंगी। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो कि सबसे पहले 14वां है विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो सबसे पहले हम समान होंगे, ठीक है। अब समान मतलब किस किस आधार पे नहीं होंगे, इन चारों को आप पांचों को आप आराम से याद कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले 14 है, 14 का मतलब है समता। तो सबसे पहले 14 समता, ठीक। 15
धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समानता का अधिकार मिलेगा। जब हम समान होंगे तब किस आधार पर हम समान हो रहे हैं, हम इसको जानेंगे। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समान होंगे हम। तीसरा, इसके बाद आता है, अब हम समान हो गए तो हम समान कहाँ कहाँ पे होंगे, तो सरकारी नौकरी में हम समान होंगे। ठीक, उसके बाद हम नौकरी में भी हमें समानता मिल गई। तो अगर हमें समानता मिल चुकी है तो अब हम अस्पृश्य तो नहीं रह गए ना। अगर हमें समानता मिल गई तो हमारी अस्पृश्यता खत्म हो गई, और जब अस्पृश्यता खत्म हो गई तो हमारी उपाधियां भी खत्म हो गई। आ गया समझ में? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर से एक बार याद कर लो कि सबसे पहले हम विधि के समक्ष समान हैं। 14वां बस याद कर लो, 14वां याद करो, उसके बाद सबके सब अपने आप याद हो जाएंगे। 14वां, हम समान हैं, कानून की नजरों में हम सभी समान हैं, यह 14 कहता है। 1:4 कहता है कि हम सबके समान, हम कानून की नजर में समान हैं। ठीक है, अब समान है तो किस आधार पे समान है, तो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे हम समान हैं। अब हम समान हैं तो हमें इसका फायदा क्या मिलेगा? ठीक, सबसे पहले हम समान हैं। समान है तो किस आधार पे समान है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे समान है। और समान है तो हमें फायदा क्या मिलेगा? तो हमें जो भी नौकरी होगी ना वह हमको मिल जाएगी। समानता के आधार पे हमको नौकरी मिलेगी। अच्छा, समानता के आधार पे हमें नौकरी तो मिल गई, तो इसका मतलब क्या है? अब छुआछूत खत्म हो गई। ठीक, समानता के आधार पे नौकरी मिल गई तो हमारी छुआछूत खत्म हो गई, और छुआछूत जैसे ही खत्म हुई तो जो उपाधियां हैं वे भी खत्म हो गई। जो छुआछूत की उपाधि मिली थी, ऐसा समझ लो ना, छुआछूत की उपाधि आप आराम से याद कर लोगे। तो छुआछूत की जो उपाधि मिली थी वो भी खत्म हो गई। याद हो गया? तो सबसे पहले एक बार फिर से हम इसको याद कर लेते हैं। 14वां क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, 14वां कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है हम समान हैं। समान है तो किस आधार पे समान है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे हम समान हैं। अब समान है तो हमें फायदा क्या है? तो हमें नौकरी मिल जाएगी। ठीक, नौकरी में हमें समानता मिलेगी। उसके बाद नौकरी में समानता मिलेगी तो क्या होगा? हमारी अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। हम अब छुआछूत का अंत हो जाएगा, ऐसे समझ लो। फिर जब छुआछूत का अंत होगा तो क्या होगा? हमारी उपाधियों का भी अंत हो जाएगा। आई एम श्योर आप इसको याद कर चुके होंगे, अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस आपको 14वां याद करना है। उसके बाद तो आप वजह ढूंढ लेंगे कि क्यों, किस आधार पे तो फायदा क्या हो रहा है। फायदा हो रहा है अगर, तो उसके बाद क्या होगा, और फिर उसके बाद किसका खत्म होगा, क्या खत्म होगा। ठीक, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और क्या बताऊं, समाज इस पर बात ही करना नहीं चाहता। जानते सब हैं, पर बच्चों को कोई इसके बारे में जल्दी सिखाना भी नहीं चाहता, जबकि यह बहुत जरूरी है। बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर है। इस टॉपिक पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा क्या नहीं लगता? एक छोटी सी बच्ची जब बोल रही है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता, या छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप उससे पूछिए क्या अच्छा नहीं लगता। उसके साथ आप प्यार से पेश आइए, छोटे बच्चे के साथ उससे जानने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे भी अपने मन की बातें उसी से बताते हैं जो उनको सुनता है। तो जब एक बच्चा बोल रहा है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पेरेंट्स और टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे सुरक्षा की भावना प्रदान करें, उसे सुरक्षात्मक एक जगह दें ताकि वह अपनी बातों को आपसे कह सके। बाल यौन शोषण हमारे देश में या विदेश में या कहीं भी करें, पूरे विश्व में पूरी तरह बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बच्चा इसे जान नहीं पाता। आप हमेशा न्यूज में देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे आपकी यह चीजें कितनी ज्यादा हैं। कभी छोटे बच्चे के साथ बस का ड्राइवर, कभी उसके चाचा, कभी ताऊ, कभी कोई भी मामा, चाचा, कोई भी। तो ऐसे ही बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदी बात जो हमारे देश के बच्चों का या किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देती है, क्योंकि बच्चे के मन में एक कुंठा आ जाती है और वह कभी अपनी बात को किसी को बता नहीं पाता, और ये घुटता रहता है। उसके अंदर हमेशा ही ये घुटन भरी जिंदगी रहती है, और वह बड़े होने के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, लोगों के साथ उसे कैसे रहना है और अपनी रक्षा उसे कैसे करनी है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी इसे समझ सकता है। आप उसे समझाने की कोशिश करें। आप पेरेंट्स से मिलें और पेरेंट्स को बताएं कि समाज में अपने बच्चों को किस तरह से वो बचा सकते हैं।
चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली तेलंगाना की साड़ियों के बारे में बात की गई। तेलंगाना में एक जगह है पोचमपल्ली, वहाँ की साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं और वहाँ पे बनती हैं पोचमपल्ली में, इसीलिए इनका नाम भी रख दिया गया है पोचमपल्ली साड़ियाँ। वहाँ है बुनकर के परिवार। बुनकर परिवार वो परिवार होता है जो अपने रोजगार, एक कुटीर उद्योग कहें या पारिवारिक रोजगार कहें, उसको लेकर वो चलते हैं। वे कपड़े बुनने का काम करते हैं, धागे लाते हैं और उन धागों से कपड़ों की बुनाई करते हैं और उनका ये पारिवारिक रोजगार है, खानदानी रोजगार कहा जा सकता है यह है। तो इससे बनते जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन क्वेश्चंस की ही बात करूंगी अभी कि पोचमपल्ली की साड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, पोचमपल्ली कहाँ पर स्थित है और कारोबारी जो खानदानी रोजगार हैं या जो घरेलू रोजगार हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मधुबनी की जो पेंटिंग है वह एक खानदानी रोजगार ही है, वहाँ का एक सीमित स्थान का रोजगार है। मधुबनी की जो पेंटिंग्स हैं या सिक्की कला जो है या सभी ऐसे ही पोचमपल्ली की साड़ियाँ, ये सभी एक स्थान विशेष से जुड़े हुए रोजगार हैं जो वहाँ के लोग करते हैं और इनको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जितनी मेहनत होती है ना, इस मेहनत के अनुसार इनको फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए यह रोजगार खतरे में जा चुका है और इनके बच्चे ही इस रोजगार को सीखना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो कुम्हार होते हैं ना, दिए बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन लोगों को उसके जितने का ये बनाते हैं उसके अनुसार इनको फायदा नहीं होता। आप जैसे अगर कुम्हार की बात करें तो मिट्टी को लाना, मिट्टी को गुथना, फिर उसके दिए बनाना, फिर उनको पकाना एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है और इतनी लंबी प्रोसेस के बाद उसके जो परिणाम हैं, उन जो दिए बनते हैं या जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनको लोग सही दाम नहीं देते, उनका रोजगार सही से नहीं चलता, इसलिए लोग इसको सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक यही बात पोचमपल्ली की साड़ियों के लिए भी है कि जो बुनकर के परिवार हैं वे बुनकर परिवार अब काफ़ी गरीब हो चुके हैं क्योंकि उनकी कला का कोई कद्रदान नहीं है। आ जाते हैं, हम देख लेते हैं इन साड़ियों की प्रोसेसिंग कितनी लंबी होती है। देखिए सबसे पहले तो इनको सूत बाहर से खरीदना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, फिर उसे लाके इसको सीधा करते हैं, उसे साफ करते हैं, उसे कलर करते हैं, अलग अलग कलर्स करते हैं और फिर उसे वो पैक करते हैं। फिर उसके बाद जब उसको उन्हें बनाना होता है तो करघे पर उसे वो फिर से लपेटते हैं उन धागों को और उनको लपेटने के बाद वे करघे पर उसको बनाने का काम करते हैं। यह काम देखिए कितना मुश्किल काम है इसको करना, अलग अलग डिजाइन तैयार करना और इस डिजाइन के अनुसार साड़ियों को डिजाइन करना। तो ये काम एक करते हैं और इस तरह से साड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। लेकिन जब ये मार्केट में जाती हैं ना ये साड़ियाँ तो उसके अनुसार इनको दाम नहीं मिलता है क्योंकि जो कारोबारी इनसे खरीदते हैं वो काफ़ी कम दाम में इनसे खरीदते हैं जबकि वे अपना उसको काफ़ी महंगा बेचते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा दूर देश की बात। इसमें हम बात करेंगे अबू धाबी की जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यहाँ की एक सबसे खास बात मैं आपको बताऊं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पर हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की अरबी है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा है ना, वैसे यहाँ पर जो यहाँ की राष्ट्रभाषा वह है अरबी। दूसरी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी और तीसरी है हिंदी। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दिरहम। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेड़ होते हैं ना वो खजूर के होते हैं। जानते हैं बहुत ही गर्म स्थान है यह, सूरज की धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग ना सूती कपड़े पहनते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए सूती कपड़े, और सर भी हमेशा ढके हुए रहते हैं। ठीक, तो ये लोग को गर्मी वहाँ ज़्यादा सूरज की धूप सीधी ना लगे इसलिए ऐसा भी लोग करते हैं। यहाँ पर पानी बहुत महंगा होता है और जबकि कच्चा तेल या पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। अब आइए मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है अबू धाबी। तो देखिए यह है हमारा भारत। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखेंगे। भारत से जब आप पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पर है, यहाँ अबू धाबी है। ये देखिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यमन, ये जो है ना यहाँ ये सब खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश यानी जो समुद्र के एकदम किनारे वाले जो देश हैं ना, ये खाड़ी देश हैं। यहाँ पर कच्चा तेल ज़्यादा मिलता है इसीलिए इनको खाड़ी देश कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ है दुबई। ठीक है, दुबई सबसे ज़्यादा धनी शहर इन लोग के यहाँ का दुबई ही है। और यहाँ है
यहाँ पर है कतर, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर है अबू धाबी। ठीक, अबू धाबी। यहाँ पर खजूर के पेड़ होते हैं। अब यहाँ से भारत की जो दूरी है वह तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब भारत आने में यहाँ से जो प्लेन से जब आते हैं तो सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दिरहम। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का 200 का नोट अलग होता है ना, येलो कलर, और उस पर रुपया लिखा होता है। तो जैसे हमारे यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, वैसे ही यहाँ की जो मुद्रा है वह दिरहम है। ठीक, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी, जिसमें सबसे पहले अरबी में यहाँ पर लिखा होता है कि ये कितने का नोट है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है ये कितने का नोट है। चलिए, इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।